हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं सीरिया में हो रहे सिविल वार की चर्चा करूंगा और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। यह यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी लेक्चर है। आप सभी लोगों को पता होगा कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हो गया है। जोलानी या गोलानी, अबू मोहम्मद अल जोलानी या गोलानी, यानी कहीं कहीं GOLANI लिखा है, कहीं कहीं GULANI लिखा है, कहीं कहीं GOLANI गोलानी भी लिखा है, कहीं कहीं जुलानी लिखा है। तो जो भी अबू मोहम्मद अल गोलानी पूरा नाम है या अल जुलानी पूरा नाम है, वह एक रिबेल फोर्सेज यानी विद्रोही गुट का नेता है। उसी के नेतृत्व में बशर अल असद की सरकार गिरी है। हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में भी जाएंगे और इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। एक्चुअली 70 के दशक में 1976-77 में सीरिया में तख्ता पलट हुआ था हाफिज अल सईद के नेतृत्व में, जो कि हाफिज अल असद, सईद बोल दिया मैंने, हाफिज अल असद के नेतृत्व में, जो कि बशर अल असद के पिताजी थे। और उस समय से ये लोग बिना चुनाव लड़े हुए ही सीरिया में काबिज हैं। इनके अलवाइट इनका फेथ है, जो कि शिया समुदाय का ही एक सब फेथ है। जैसे अपने यहाँ शैवाइट फेथ में काल भैरव आते हैं, या यहाँ तक कि तारा आदि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, उनको भी इससे जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से अलवाइट भी हैं, जो कि वहाँ शिया संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वही इनका फेथ है। तो वहाँ ये हुआ, मोटे तौर पर आप शिया कह सकते हैं, हालांकि वहाँ कई हैं, जैसे कई ऐसे भी हैं जो शिया और सुन्नी से परे हैं, जिसमें कैथोलिक भी आते हैं, प्रोटेस्टेंट भी आते हैं और कंजर्वेटिव भी आते हैं, इसमें ऑर्थोडॉक्स भी आते हैं, इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो डमस्कस में रहते हैं लेकिन वो ना तो ईसाई हैं ना तो मुस्लिम हैं, ऐसे लोग भी हैं। और बशर अल असद जो जिनका तख्ता पलट हुआ है मोहम्मद अबू अल जोलानी के नेतृत्व में, उसमें उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई एक्चुअली किया था। और लंदन के आधारित लंदन में रहने वाली एक महिला, यानी एक अंग्रेज महिला आसमा अल असद से उन्होंने विवाह किया था। 80 के दशक में उन्होंने अपनी डॉक्टरी पढ़ाई की। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बेसिकली आंख के डॉक्टर ये रहे हैं। अपने बड़े भाई, इनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, थोड़ा सा भारतीय राजनीति से इसकी तुलना करेंगे तो थोड़ा सा उलटना पड़ेगा। जैसे संजय गांधी तो छोटे भाई थे, राजीव गांधी बड़े भाई थे, लेकिन संजय गांधी की जब असामयिक मृत्यु हो गई, उसमें क्रैश में, संभवतः हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर क्रैश में जब उनकी मृत्यु हो गई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को कहा कि भाई आप राजनीति में आओ। मान मनोबल के बाद राजीव गांधी मान गए। वो बड़े लड़के थे, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। वहाँ सीरिया में पहले बड़े लड़के की डेथ हुई एक कार दुर्घटना में, उसके बाद से उनके पिताजी हाफिज अल असद ने मनाया बशर अल असद को। इनकी भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये आ गए एक बार। लेकिन जब आ गए सत्ता में 24 साल, 2000 में हाफिज अल असद का देहांत हो गया था। उसके बाद से लगातार ये सत्ता में बने हुए रहे हैं। और 8 दिसंबर, इसी महीने 8 दिसंबर को इनका तख्ता पलट हुआ। 27 नवंबर, पिछले महीने 27 नवंबर से ही विद्रोही गुट लगातार प्रयास कर रहा था। तो अलवाइट इनका फेथ है, लेकिन कहा जाता है इसके मानने वाले 20% ही लोग हैं सीरिया में, 80% वहाँ नहीं हैं। और इन्होंने अपने विरोधी या अपनी आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चूंकि ये डिक्टेटर तो थे ही, हालांकि यूरोपीय संघ वगैरह ने इनको सुझाव दिया था
2011 में ही जब अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया में एक बेरोजगार युवा ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, और तब से अरब स्प्रिंग यानी अरब गणराज्यों में सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और उसमें लीबिया, मिस्र आदि के तमाम डिक्टेटर जैसे मुअम्मर अल गद्दाफी जो कि लीबिया के तानाशाह थे, या होस्नी मुबारक जो कि इजिप्ट के तानाशाह थे, इन दोनों लोगों का तख्ता पलट दिया, जिसमें लीबिया के डिक्टेटर की तो मौत ही हो गई, यानी उनको एक जगह से निकाला, एक जगह छिपे हुए थे, किसी गली में छिपे हुए थे, या किसी कंदरा या किसी गड्ढे में छिपे हुए थे, वहां से उनको निकाल करके मार दिया गया था। खैर, तो इस प्रकार से कहा यह जा रहा है वर्तमान में तीन शासकों, तीन जो कि इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे। एक शेख हसीना बांग्लादेश में, जो ताजा उदाहरण कुछ महीने पहले की घटना है, जिनका तख्ता पलट हुआ। इनका आरोप यह है कि एक गोरा आदमी मेरे पास आया और उसने आकर के एक द्वीप की मांग किया, कहा कि भाई हम उसे वहाँ ईसाइयों को बसाना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना कहना है कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उनका तख्ता पलट करवा दिया गया। दूसरा इमरान खान, उन्होंने भी खुल करके अमेरिका की आलोचना की, और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसका बदला उनसे भी लिया, और वहाँ वो ड्रोन के लिए एयरबेस बनाना चाहते थे, मांग रहे थे, इमरान खान ने देने से मना कर दिया, तो वहाँ भी खेला हो गया। क्योंकि पाकिस्तानी सेना आज भी अमेरिका की ही बात सुनती है, और मामलों में भले ही वो चीन की बात सुन ले, लेकिन सैन्य मामलों में या राजनीतिक मामलों में आज भी वो अमेरिका की ही सुनती है। खैर, और तीसरी घटना यह बशर अल असद की हुई है, जो कहा जा रहा है सीरिया में जो कुछ भी हुआ है वो अमेरिका में जो बाइडेन सरकार के नज़रिए से हुआ, यानी उन्होंने इनके ऊपर अपनी भ्रिकुटी तान दी थी। वो नहीं चाहते थे कि बशर अल असद अब और दिन सत्ता में रहें, और वहाँ मोहम्मद अबू अल जुलानी को समर्थन दिया, जिसकी वजह से वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। खैर, ये तो बात रही इसके पीछे की कहानी, हाफिज अल असद से लेकर के और जो बाइडेन तक की कहानी। लेकिन आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रूस ने 2 बेसेज बना रखे हैं, मिलिट्री बेसेज बना रखे हैं पश्चिमी दक्षिणी सीरिया में, जो कि एक टार्टर एयरबेस है, जिस पर कि सैद्धांतिक रूप से समित इनके पिता के समय में ही बन गई थी, लेकिन 2015 में एक खमैमिम या हमैमिम, ये HEMEIMIM हमैमिम नामक एयरबेस जहां रूस काबिज था, 2015 में ये साइन हुआ था, और ये बशर अल असद के समय की घटना है। और उसके नीचे टार्टर एयरबेस है, जो कि इजराइल से एकदम सटा हुआ है। वहाँ एयरबेस नहीं है, वो नेवल बेस है, माने बेसिकली वो भूमध्य सागर के किनारे है, और वहाँ नौसैनिक बेड़े आकर के रुकते हैं रूस के, और रूस उस नेवल बेस का इस्तेमाल अपने शत्रुओं पर नजर रखने के लिए बखूबी कर रहा था। अभी अल जजीरा की रिपोर्ट है कि खमैमिम या हमैमिम नामक एयरबेस से रूस ने अपने मिलिट्री इक्विपमेंट हटाना शुरू कर दिया है, ताकि वो विद्रोहियों के आक्रोश से बच सके। ईरान और रूस दोनों अपने अपने आंतरिक मामलों में उलझे हुए हैं। दोनों असद को समर्थन दे रहे थे, नैतिक और सैन्य दोनों, लेकिन दोनों अपने अपने मामले में उलझे हुए हैं। जैसे रूस यूक्रेन वार में उलझा हुआ है, और इधर ईरान, हिजबुल्ला, ये दोनों इजराइल के साथ उलझे हुए हैं। यहाँ तो ईरान को, हिजबुल्ला को भी देखना है और हौती को भी देखना है। इजराइल कहा जा रहा है, इजराइल ने जो 1967 के 6 डे वार में गोलन हाइट छीन लिया था सीरिया से, सीरिया का ये इलाका बफर जोन कहलाता है, सटा हुआ इजराइल से। इस पर फिर से इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। इसके 1/3 पार्ट पर तो अभी भी कब्जा था।
एक्चुअली 67 के बाद 81 में पूरी तरह से कब्जा कर लिया था इजराइल ने। कैंप डेविड समझौता 1978 में हुआ था, जिसके तहत उसने कहा था कि वो गोलन हाइट को खाली कर देगा, लेकिन 1981 में उसने पूरी तरह से इस पर कब्जा जमा लिया था। अब तो गोलन हाइट का पूरा भाग यानी 1/3 भाग पर पूरी तरह से कब्जा जमाया था, लेकिन अब तो पूरे गोलन हाइट पर ही कब्जा जमा लिया है। और कहा जा रहा है 100 से ज्यादा सैन्य अड्डों पर हमला भी किया है इजराइल ने सीरिया में। तो सीरिया गृह युद्ध में बहुत दिनों से फंसा हुआ है। पूर्वी सीरिया में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, जो कि बेसिकली कुर्दिश लड़ाके हैं, जिनका युद्ध मुख्य रूप से टर्की से है। अमेरिका हालांकि इनका समर्थन करता है, जबकि टर्की नाटो का सदस्य देश है, लेकिन टर्की इनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। तो पूर्वी सीरिया उनके कब्जे में था, और इसी प्रकार से सीरिया, दक्षिणी सीरिया, इजराइल पर उसकी नज़र थी, इजराइल उस पर नज़र रखे हुए था, इजराइल के कब्जे में ही था, आप बेसिकली कह सकते हैं। पश्चिमी सीरिया पर एक प्रकार से रूसी कब्जा था। उत्तरी पश्चिमी सीरिया में सबसे बड़ा शहर या सीरिया का सबसे बड़ा शहर एलेप्पो था, जिस पर कि सबसे पहले विद्रोही गुटों ने कब्जा किया था। अभी हम विद्रोही गुटों के बारे में भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो विद्रोही गुटों ने सबसे पहले कब्जा एलेप्पो में ही किया था। उसके बाद उसने होम्स वगैरह या हमा वगैरह शहर पर, हमा के नीचे होम्स है, उस पर कब्जा किया था। डेर जोर पर कब्जा किया था, जो कि उसके पूरब में स्थित है, वो भी एक शहर है छोटा सा, उस पर भी कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद से वो डमेस्कस की तरफ बढ़े थे। डमेस्कस राजधानी सीरिया की, जहां बशर अल असद रहते थे। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने विद्रोही गुटों के आने के पूर्व ही 2-3 दिन पहले ही रूस का रुख कर लिया था, मॉस्को में लैंड कर दिया था। मॉस्को में उनका वेलकम किया था व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन इस समय वो कहाँ रह रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहरहाल हैं तो रूस में ही, ये बात क्लियर हो गई है। रूस उनका वैसे भी, रूस और ईरान पहले से उनके मित्र हैं, जो कि अपने अपने आंतरिक मामलों में उलझे होने के कारण उनकी इस बार मदद नहीं कर पाए। कहा जा रहा है इस रिजिम चेंज के पीछे भी अमेरिका है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, कुर्दिश और सीरियन डिक्टेटर के बारे में। कुर्दिश लड़ाके फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी 1913 से सक्रिय हैं, और कहा ये तो यहाँ तक जा रहा है कि वो चाहते हैं कि भाई जो उनका हिस्सा बांटा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तुर्कों ने बांट लिया था। जैसे उनके पड़ोसी राज्य में तुर्क है, टर्किश हैं, लेबनान है, इजराइल है, ये सब जो उनके पड़ोसी, जॉर्डन है, ये सब जो उनके पड़ोसी 4-5 देश उनके पड़ोसी हैं, 5 अरब वर्ल्ड उनके पड़ोसी हैं। तो टर्की को भी आप जोड़ेंगे तभी 5 होगा। टर्की तो आधा एशिया में, आधा यूरोप में है। खैर, तो इस पर वो नाटो का सदस्य देश भी है। खैर, अब आप ये सोचेंगे कि भाई जब अमेरिका कुर्दिश फोर्सेस की सहायता करता है और उनके विरुद्ध टर्की काम करता है, तो फिर इन दोनों में दोस्ती कैसे? एक्चुअली दोस्ती तो नहीं है, लेकिन नाटो के सदस्य होने की वजह से अमेरिका टर्की को मिलाया रहता है। वैसे टर्की का ड्रोन सिस्टम काफ़ी एडवांस है, जिसकी बदौलत आपके मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के जो नए चीफ एडवाइजर हैं सरकार के, या जो प्रधानमंत्री का पद एक तरह संभाल रहे हैं, वो कूद रहे हैं। और कहा जा रहा है भारत के सीमा पर उन्होंने कुछ ड्रोन लगा भी रखे हैं। खैर, जो भी है, कहने का तात्पर्य यह है कि 5 अरब वर्ल्ड से घिरा हुआ है सीरिया, और उसमें 5 में एका नहीं है। ईरान से नहीं घिरा हुआ है, ईरान तो इराक के बाद आता है, लेकिन इराक से होते हुए ईरान, इसीलिए इराक का पर खतरा बढ़ गया है ये रिबेल फोर्सेस का। हालांकि आपको हम बता दें, अबू अल जरकावी के नेतृत्व में 2004 में ISI, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड लेवंत की स्थापना हुई थी। आईसिल भी कहा जाता है इसको, आपको पहले बता भी चुका हूँ। तो
वर्ष 2004 में इसकी स्थापना अबू अल जरकावी ने किया। जब वो ड्रोन, अमेरिकी ड्रोन हमले मार दिया गया, तो अबू बकर अल बगदादी जो उसका डेप्यूटी था, वह इसका चीफ बन बैठा। अबू बकर अल बगदादी के समय में ही मोहम्मद अल जुलानी उसके साथ जुड़ा, लेकिन जल्द ही, ये थोड़ा बहुत शातिर आदमी है, डिप्लोमेटिकली शातिर है, तो इसने खुद को अलग कर लिया और ये सीरिया में गृह युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। उसने इराक में 2003 में जब वहाँ अमेरिकी फोर्सेस पहुंची और इराक का इन्वेजन किया, उसको भी देखा है, कुवैत को लिबरेट करने के नाम पर। और एक्चुअली इसका जन्म, इसके दादा का जन्म गोलन हाइट में ही हुआ था। गोलन हाइट में ही लंबा समय बिताया था। हालांकि इसका जन्म सऊदी अरब में हुआ था और ये सऊदी अरब विश्वविद्यालय से पढ़ा भी है, लेकिन ये शातिर था। ये धीरे धीरे अपने को अबू बकर अल बगदादी से अलग करके सीरिया में इन्वॉल्व कर लिया और इसने अल नुसरा नामक एक संगठन बनाया। उसके बाद से अब उसी को उसने HTS यानी हयात तहरीर ए शाम कर दिया, यानी HTS नामक संगठन कर दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी ने कब्जा किया है इस पर। तो अल नुसरा को ही इसने ट्रांसफॉर्म किया था। एक्चुअली पहले ये जुड़ा हुआ था अल कायदा से उत्तरी सीरिया में, लेकिन बाद में इसने अल नुसरा बनाया और अल नुसरा के बाद उसने उसका नाम बदल कर HTS कर दिया और HTS फोर्सेज ने ही एक्चुअली दमिश्क में कब्जा जमाया है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा हाफिज अल सईद के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हाफिज अल सईद जब लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे थे, उसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि लंदन की एक अंग्रेज महिला से वो शादी करेंगे और उन्होंने शादी कर भी लिया। बाद में वो डॉक्टरी की पढ़ाई किए, पढ़ाई करके लंदन फिर आ गए। वहाँ प्रैक्टिस करने ही वाले थे कि उनको बुला लिया उनके पिताजी ने, चूँकि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी एक कार दुर्घटना में दमिश्क के पास ही। तो वो दमिश्क एरिया ही माना जाएगा, वहीं उनकी डेथ हो गई थी। मैं प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इनको बुलाया उनके पिताजी ने और इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप उनके राजनीतिक विरासत के रूप में अपना पदभार संभालें। तो हाफिज अल सईद ने वह बड़ा मान मनोबल के बाद ये हाँ कह दिया था। नहीं तो शुरू में इनका इरादा था कि भाई डॉक्टरी की प्रैक्टिस करेंगे और उसके अगले बाद में उनको मजा आने लगा। चूँकि चुनाव के आधार पर तो ये बशर अल असद उत्तराधिकारी हुए नहीं थे। ये कुछ डेमोक्रेसी, तो भले रिपब्लिक कहा जाता है लेकिन डेमोक्रेसी तो है नहीं ये। तो इस प्रकार से बशर अल असद ने हाफिज अल असद से सीधे सत्ता हासिल करके डिक्टेटर की तरह से भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है वर्ष 2011 से इनके यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया था। अब अबू अल जिलानी जो अरब स्प्रिंग 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, उसकी आंच 2011 में पहुंच गई, दमिश्क यानी सीरिया भी पहुंच गई और यूरोपीय संघ सहित कई संगठनों ने इनसे आग्रह, यहाँ कहा जाता है अरब लीग तक ने इनसे आग्रह किया था भाई ये अपना पद त्याग दें, लेकिन इन्होंने अपना पद त्यागा नहीं। अब पद त्यागा है जब इनके गले की फांस बन गए हैं विद्रोही गुट। तो यानी HTS जब इनके गले की फांस बन गया, जब उनको लगा है भाई अब तो दमिश्क भी चला जाएगा, चूंकि हमारी सेना लड़ नहीं रही है, वो भाग गई है। एक्चुअली हुआ ये कि इनकी सेना में ज़्यादातर सुन्नी लोग हैं और वो इनसे नफरत करते थे, चूँकि ये अलवाइट जो आपको बताया जैसे शिया संप्रदाय का ही एक उप फेथ है ये। तो इस प्रकार से जो है ये उसके मानने वाले हैं, यानी एक तरह से शिया शीट हैं, यानी शिया धर्म के पालन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बशर अल असद से वहाँ की सेना भी बहुत खफा थी और वहाँ उन्होंने अपने विरोधियों को या जिसने भी इनके विरुद्ध बात की, जिसमें पत्रकार भी थे, तमाम पढ़े लिखे लोग भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, अन्य भी थे, उनको उन्होंने वहाँ कॉफिन सेल का नाम दिया गया, डैंक और ड्राई यानी सूखा हुआ और फिर भी
उसमें सीलन लगी हुई एक अंधेरी कोठरी में इन्होंने बंद कर रखा था वहाँ कैदियों को। तो बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया है, बचाया गया है। हालांकि कोई मृत पाया नहीं गया है, लेकिन उनको बचा लिया गया है। उनको जेल से रिहा कर दिया है एसटीएस ने। एसटीएस के विद्रोहियों ने, विद्रोही लड़ाकों ने उनको जा करके और जेल के दरवाजे तोड़ करके, खोल करके उन सबको रिहा कर दिया। सारे कैदी हटा दिए गए हैं, क्योंकि जो बशर अल असद के विद्रोह में थे या विरोध में थे, उन सबको उसी में ठूंस कर रखा गया था। उसको कॉफिन सेल का नाम दिया गया, जैसा कि मैंने बताया। माने बहुत ही बुरी हालत में रखा गया था। एक प्रकार से मरणासन अवस्था में कई वहाँ से कैदी रिहा किए गए हैं। तो मैंने संक्षेप में अबू मोहम्मद अबू अल जुलानी का भी इतिहास बताया, हाफिज अल सईद का भी बताया, हाफिज अल असद का भी बताया, और उनके पुत्र बशर अल असद का भी बताया। सईद बार बार नाम याद आ रहा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद हैं, बार बार उन्हीं का नाम याद आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पिताजी का भी नाम हाफिज अल असद था, और अल असद उनका टाइटल है, एक्चुअली नाम हाफिज ही था। जैसे इनका नाम बशर था, बशर अल असद ये लिखते थे। और इनके बड़े भाई संभवतः सामे अल असद या असीमे अल असद थे, कुछ ऐसे नाम था उनका, जो इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और इनकी पत्नी का नाम आसमा अल असद है, जो कि लंदन की रहने वाली एक अंग्रेज महिला हैं, और उनसे इन्होंने शादी किया है। इनके पैलेस को देखने से ऐसा लगता है कि वो एकदम लग्जरी वाला पैलेस था। 5 स्टार होटल भी उसके सामने फेल था। यानी इनके गराज में जहाँ ये कार पार्क करते थे, उसमें फरारी से लेकर के और जितने भी लग्जूरियस हो सकते हैं, लैम्बोर्गिनी या ये जो हम ब्रिटेन बेस्ड है, एक और कार क्या नाम है जिसको टाटा ने भी खरीदा है, रेंज रोवर से लेकर के हर कार, चाहे वो मतलब महंगी से महंगी कार हो, चाहे रोल्स रॉयस हो, चाहे लंबोर्गिनी हो, चाहे मैसेरेटी हो, ये सभी थी। और जो टाटा ने खरीदा है रेंज रोवर, वो भी थी उसमें शामिल। सभी तरह के कार, सभी मेल, फेरारी भी थी जो कि जर्मनी से आती है। और तो मर्सिडीज बेंज वगैरह, या क्या कहते हैं ये क्यू सीरीज की ये कार आती है, और BMW, ये सब क्यू सीरीज की RD आती है, वो लग्जरी कार मानी जाती है। SUV है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, वो सारी के सारी इनके उसमें मिले हैं, इनके गराज में मिले हैं। दूसरे शब्दों में गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला था। जबकि सीरिया में लोग भूखों मर रहे थे, महंगाई दर बहुत ऊंची थी, और वहाँ से जो जिन 75 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, पहले 4 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया था, बाद में और को किया गया, कुल मिला के अब तक 75 भारतीय रेस्क्यू किए गए हैं। उनमें से कुछ ने आप बीती बताई, और ये सारी घटना बता रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर। जब वो लोग दोहा से आकर के लैंड किए, तो पहले उन लोगों को सीरिया के दमस्कस से, माने वहाँ एम्बेसी में ये लोग शरण लिए हुए थे 2 दिन, इनका कहना है। उसके बाद से ये लोग वहाँ से बेरूत आए, सेफ जोन में। बेरूत से दोहा गए, वहाँ 1-2 दिन बिताने के बाद, बेरूत में भी 1-2 दिन बिताया, दोहा में भी 1-2 दिन बिताया। फिर एम्बेसी के अधिकारियों ने ही इनका टिकट करा, इनके खाने पीने का इंतजाम किया, और फिर ये भारत में लैंड किए हैं, न्यू दिल्ली। ज़्यादातर लोग नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरे हैं, और उसके बाद अपने अपने घर गए हैं। खैर, मोटे तौर पर आप ये कह लीजिए कि सीरिया में जो चीज़ें चल रही हैं, वो गृह युद्ध कई लोगों के बीच हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी शांति है वहाँ। बशर अल असद के सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद भी वहाँ गृह युद्ध चरम पर है। जैसे इजराइल ने अपना हमला किया, कि भाई इसके पहले कि
उसके ऊपर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करें, बशर अल असद के जो उत्तराधिकारी हैं, जो विद्रोही हैं, वो हमला करें, इसके पहले उन हथियार डिपो को ही नष्ट कर दो। तो उनको टारगेट कर करके इजराइल ने हमला करके नष्ट किया है, नष्ट करने की कोशिश किया है। अब कहाँ तक कामयाबी मिली है नहीं पता है। ईरान और रशिया ने इस गृह युद्ध में बशर अल असद की कोई मदद किया नहीं, चूँकि वो अपने मामले में उलझे हुए हैं। रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, ईरान इजराइल के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उसको हौती और हिजबुल्लाह को भी संभालना है, कुछ हद तक हमास को भी संभालना है। मोटे तौर पर ईरान इस बात से भी खौफ ज़्यादा होगा, वही डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में पता चला कि 20-25 पहले से लेटर लिख के रखे हुए हैं, जिन जिन लोगों के अपॉइंट कर रहे हैं वो लोग मिडिल ईस्ट में ईरान के घोर शत्रु रहे हैं। तो संभव है डोनाल्ड ट्रंप भी शत्रु हैं ही। तो कहीं ऐसा ना हो 20 जनवरी को शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन कर दें और पता चला कि दनादन ईरान को नष्ट कर दिया गया। ईरान ही रोड ब्लॉक है अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में, और तो सब उसके मित्र ही हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई आदि देश उसके मित्र ही हैं। ईरान के नष्ट होते ही इजराइल की बाँछें खिल जाएंगी, हिजबुल्लाह जमीदोज हो जाएगा, हौती के भी हौसले पस्त हो जाएंगे, वो भी सरेंडर कर देगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जो चीज़ है, जो रोड ब्लॉक है वो ईरान ही है। तो ईरान हो सकता है इस सदमे में भी हो, इस वजह से उसने बशर अल असद यानी सीरिया की मदद ना किया हो, शिया सरकार की मदद ना किया हो, जबकि वह इनके पक्ष में था। रसिया खुल करके पक्ष में था, व्लादिमीर पुतिन खुल करके समर्थन दे रहे थे। खैर अब देखना होगा आगे चीज़ें कैसे होती हैं। अभी भी गृह युद्ध वहाँ चल रहा है, अभी भी एक सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनी है, जिसके मुखिया वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे उनको बनाया गया है। वही सारे विभागों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई परमानेंट अस्थाई सरकार बन नहीं पाई। अबू अल जिलानी अभी भी वहाँ अस्थाई सरकार बनाने में नाकामयाब रहे हैं। अभी भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट ही बनी हुई है, वही कैबिनेट का काम देखते हैं, उसी में वहाँ के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जो कि वहाँ का काम देख रहे हैं। अल बशर उनका नाम है, और वो वहाँ का काम देख रहे हैं। तो देखना है आने वाले समय में सीरिया में और क्या होता है, उसी अनुसार आप लोगों को चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।